नमस्कार। आज हम एक ऐसे भू राजनीतिक संकट पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं जिसने ना सिर्फ यूरोप बल्कि पूरी दुनिया को आप कह सकते हैं हिला के रख दिया है। यूक्रेन और रूस का संघर्ष। हाँ। ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई भर नहीं है। इसके तार नाटो से, यूरोपीय संघ से, अमेरिका की नीतियों से और हाँ, हमारी आपकी जेब पर असर डालने वाले वैश्विक ऊर्जा और अनाज के बाजारों से भी जुड़े हैं। बिल्कुल। हमारे पास इस पर अलग अलग नजरिए से विश्लेषण करने वाले कई स्रोत हैं और कोशिश यही रहेगी कि इसके जो सबसे अहम पहलू हैं, शायद कुछ अनदेखे पहलू भी, उन्हें सामने लाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है, जैसा कि आपने कहा, कि ये सब अचानक नहीं हुआ। मतलब ऐसा नहीं कि एक सुबह उठे और युद्ध शुरू हो गया। हाँ, स्रोत भी यही बताते हैं कि इसकी जड़ें इतिहास में है, भूगोल में है, सुरक्षा की बदलती धारणाओं में है, पहचान की राजनीति में है, काफी गहरी हैं। और इसके जो असर हुए हैं वो सिर्फ यूरोप तक ही नहीं रहे, पूरी दुनिया ने महसूस किए हैं, यहाँ तक कि भारत ने भी। तो आज कोशिश करते हैं इन्हीं गहराइयों को समझने की। तो फिर जड़ें कितनी गहरी हैं? शुरुआत कहाँ से करें? 1991 में सोवियत संघ का टूटना तो एक अहम मोड़ था ही, पर कहानी शायद उससे भी पहले की है। ऐतिहासिक बैकग्राउंड क्या है इसका? देखिए, ऐतिहासिक संदर्भ बहुत बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पर। 1991 में यूक्रेन आज़ाद हुआ। ये एक नई शुरुआत थी, पर रूस और यूक्रेन का सदियों पुराना साझा इतिहास भी रहा है। संस्कृति जुड़ी हुई है, पर तनाव भी रहे हैं। हाँ, वो तो है। रूसी नेतृत्व, जैसा स्रोत बताते हैं, यूक्रेन को सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं मानता। वो उसे ऐतिहासिक रूसी दुनिया या रूस की मीर का एक अभिन्न हिस्सा मानते आए हैं। अच्छा। और ये सोच सोवियत संघ टूटने के बाद भी बनी रही। इसलिए जब यूक्रेन ने पश्चिम की तरफ देखना शुरू किया, तो मॉस्को में इसे सिर्फ भू राजनीतिक चिंता नहीं, बल्कि एक तरह से ऐतिहासिक रास्ते से भटकना माना गया। फिर 2014 में क्रीमिया पर रूस का कब्जा और पूर्वी यूक्रेन में जो अलगाववादी थे उनको समर्थन देना, ये वो घटनाएं थीं जिन्होंने मौजूदा संघर्ष की, आप कह सकते हैं, नींव रखी। हाँ, 2014 वाला मोड़ तो बहुत बड़ा था। बिल्कुल। वो सिर्फ जमीन पर कब्जा नहीं था, वो रूस की इस सोच का साफ संकेत था कि वो यूक्रेन की आज़ादी को अपनी शर्तों पर ही देखना चाहता है। और यहीं पर फिर नेटो की भूमिका आ जाती है। ये बात बार बार सुनने में आती है कि यूक्रेन का नेटो की तरफ झुकाव रूस के लिए एक तरह की रेड लाइन थी। स्रोत इस बात को कितना वजन देते हैं? क्या ये सच में एक बड़ा कारण था या सिर्फ एक बहाना? ये बहुत ही अहम और पेचीदा सवाल है, और स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं। ये सही है, यूक्रेन ने तो अपने संविधान में नेटो सदस्यता को अपना लक्ष्य बना लिया था। हाँ। अब रूस के नजरिए से देखें, जो स्रोत साफ करते हैं, तो ये सिर्फ एक मिलिट्री अलायंस का फैलना नहीं था। ये पश्चिमी देशों का मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी मिसाइलें, उनकी सेनाएं, वो सब रूस की सीमा के बिल्कुल पास आ जाना था। बिल्कुल दरवाजे पर। बिल्कुल। सोचिए, नाटो की सेनाएं मॉस्को से कुछ 100 किलोमीटर दूर हो सकती थीं। रूस ने इसे अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा पर सीधा खतरा माना, एक तरह से अस्तित्व का खतरा। अच्छा। हालांकि दूसरी तरफ कुछ स्रोत ये सवाल भी उठाते हैं कि भाई, जब हमला हुआ तब यूक्रेन की नाटो सदस्यता कोई बहुत नजदीक तो थी नहीं। हाँ, वो प्रोसेस तो लंबा होता है ना। हाँ, तो शायद रूस की चिंताएं कुछ ज्यादा थीं, या उनका इस्तेमाल अपने दूसरे बड़े जियोपॉलिटिकल लक्ष्यों के लिए किया गया। लेकिन रूस के लिए ये डर असली था और उनकी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा बन गया था। तो सुरक्षा चिंताओं के अलावा क्या यूक्रेन की जो लोकेशन है, उसकी भौगोलिक स्थिति, वो भी उतनी ही महत्वपूर्ण है? मतलब उसका यूरोप और रूस के बीच में होना, काला सागर तक पहुंच, ये सब कितना मायने रखता है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। भूगोल यहाँ, आप कह सकती हैं, किस्मत की तरह है। यूक्रेन यूरोप और रूस के बीच एक बहुत बड़ा बफर जोन है। हाँ, एक मध्यवर्ती राज्य जैसा। सही। सदियों से रूस अपनी पश्चिमी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे बफर देशों पर निर्भर रहा है। यूक्रेन का पश्चिम की ओर जाना मतलब ये बफर खत्म हो जाना। इसके अलावा काला सागर में रूस का जो सेवास्टोपोल नेवल बेस है क्रीमिया में, उसकी सुरक्षा और समंदर तक उसकी बेरोक टोक पहुंच, ये रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी है रूस के लिए। और वो गैस पाइपलाइनें भी तो हैं। बिल्कुल। स्रोत ये भी बताते हैं कि यूरोप को गैस पहुंचाने वाली मुख्य पाइपलाइनें यूक्रेन से होकर गुजरती थीं। इससे यूक्रेन को एक ट्रांजिट पावर मिलती थी, एक तरह का कंट्रोल मिलता था, जिसे जाहिर है रूस अपने हाथ में रखना चाहता था। तो हाँ, भूगोल का रोल यहाँ बहुत बड़ा है। इसमें एक और परत भी है, सांस्कृतिक और भाषा वाली। पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूसी बोलने वालों की बड़ी आबादी है।
रूस ने उनके संरक्षण का दावा भी किया था। स्रोत इस दावे को कैसे देखते हैं? हाँ, ये एक काफी संवेदनशील और कह सकते हैं विवादास्पद पहलू है। ये सच है कि यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिणी इलाकों में लाखों लोग रूसी भाषा को अपनी पहली भाषा मानते हैं और उनके रूस से गहरे सांस्कृतिक रिश्ते भी हैं। स्रोत बताते हैं कि रूस ने इसी भाषा और संस्कृति की पहचान का इस्तेमाल किया अपने हस्तक्षेप को सही ठहराने के लिए। उन्होंने दावा किया कि कीव की सरकार इन रूसी भाषी लोगों के अधिकार छीन रही है और उन्हें नाजी ताकतों से बचाने की जरूरत है। अच्छा, ये नाजी वाला एंगल भी था। हाँ, हालांकि बहुत से अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक और स्रोत इस दावे को प्रोपेगेंडा ज्यादा मानते हैं। वो कहते हैं कि यूक्रेन हमेशा से एक बहुभाषी और बहुसांस्कृतिक देश रहा है और रूस ने इन अंदरूनी मतभेदों को जानबूझकर हवा दी ताकि अपनी फौजी कार्रवाई को एक नैतिक जामा पहना सके। मतलब पहचान की राजनीति का इस्तेमाल भू राजनीति के लिए। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे इन चीजों को हथियार बनाया जा सकता है। और फिर आता है वो बड़ा खेल, राष्ट्रवाद और शक्ति संतुलन का। एक तरफ पुतिन का विजन है रूस को फिर से एक ग्लोबल सुपर पावर बनाने का, दूसरी तरफ पश्चिमी देश हैं जो लोकतंत्र और नियमों पर आधारित व्यवस्था को फैलाना चाहते हैं। ये विचारधाराओं का टकराव कितना गहरा है? ये टकराव तो संघर्ष के बिल्कुल केंद्र में है। स्रोत इशारा करते हैं कि रूस के मौजूदा नेतृत्व के लिए सोवियत संघ का टूटना 20वीं सदी की सबसे बड़ी भू राजनीतिक तबाही थी। हाँ, ये बयान तो काफी मशहूर हुआ था। हाँ, तो उनके मन में रूस को फिर से उसी वैश्विक ताकत और सम्मान की जगह पर देखने की एक तीव्र इच्छा है और इसके लिए वो एक मजबूत सेंट्रलाइज्ड सत्ता चाहते हैं और एक ऐसी विश्व व्यवस्था जो पश्चिमी उदारवादी लोकतंत्र के मॉडल को चुनौती दे। और दूसरी तरफ अमेरिका है, यूरोपीय संघ है, जो लोकतंत्र, मानवाधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून के शासन पर आधारित व्यवस्था को बनाए रखना और उसका विस्तार करना चाहते हैं। और यूक्रेन इस वैचारिक लड़ाई का मैदान बन गया। यूक्रेन का पश्चिमी मॉडल की तरफ जाना रूस के प्रभाव क्षेत्र और उसकी पूरी विश्व दृष्टि दोनों के लिए सीधी चुनौती थी। तो ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं है, ये मूल्यों की और दुनिया के भविष्य की भी लड़ाई है, जैसा कि स्रोत हमें समझाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए कुछ जटिल कारण। इतिहास, भूगोल, सुरक्षा, विचारधारा सब आपस में उलझे हुए हैं। अब आते हैं इसके परिणामों पर, जो बहुत भयानक रहे हैं। सबसे पहले तो मानवीय त्रासदी। स्रोत इसके स्केल के बारे में क्या बताते हैं? मानवीय परिणाम वाकई भयावह हैं और शायद उनका पूरा अंदाजा लगाने में अभी सालों लगेंगे। स्रोत बताते हैं कि लाखों, शायद 80 लाख से भी ज्यादा यूक्रेनी नागरिक शरणार्थी बनकर दूसरे देशों में चले गए। 80 लाख? हाँ, मुख्य रूप से पोलैंड, जर्मनी, चेक रिपब्लिक और दूसरे यूरोपीय देशों में। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से हुआ विस्थापन था। बाप रे। हजारों में है, हालांकि सही आंकड़े मिलना बहुत मुश्किल है। और शहरों का क्या हाल हुआ है? स्रोत बताते हैं कि शहर के शहर मलबे में तब्दील हो गए हैं। मैरियोपोल, खार्कीव, खैरसोन, वहाँ का बुनियादी ढांचा, अस्पताल, स्कूल, बिजली घर, पानी की सप्लाई, सड़कें, पुल, सब कुछ तबाह हो गया है। ये तो सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये लोगों की जिंदगियां हैं। बिल्कुल, ये उनकी जिंदगियां, उनकी यादें, उनका भविष्य सब दांव पर लग गया। मानवीय पीड़ा का स्तर शब्दों में बताना मुश्किल है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था, हमने देखा ऊर्जा की कीमतें, खाने पीने की चीजें सब अचानक आसमान छूने लगी। स्रोत इस आर्थिक झटके को कैसे समझाते हैं? वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका असर एक सुनामी जैसा था। स्रोत इसे कई लेवल पर समझाते हैं। पहला, ऊर्जा। रूस दुनिया के टॉप तेल और नेचुरल गैस एक्सपोर्टर्स में से एक है। हाँ। युद्ध और फिर रूस पर लगे पश्चिमी प्रतिबंधों ने सप्लाई चेन को बुरी तरह से डिस्टर्ब किया। नतीजा, कच्चे तेल और गैस की कीमतें आसमान छू गईं। इससे दुनिया भर में ट्रांसपोर्ट, इंडस्ट्री, घरों का बजट सब बिगड़ गया। खासकर यूरोप पर ज्यादा असर पड़ा। हाँ, यूरोप जो रूसी गैस पर बहुत ज्यादा निर्भर था, वो खास तौर पर प्रभावित हुआ। दूसरा, खाद्य सुरक्षा। रूस और यूक्रेन मिलकर दुनिया का लगभग 30% गेहूं एक्सपोर्ट करते थे। 30%? हाँ, और वो मक्का, जौ, सूरजमुखी तेल के भी बड़े सप्लायर हैं। काला सागर के बंदरगाहों से जब शिपमेंट्स रुकी या बाधित हुई तो ग्लोबल फूड मार्केट में भारी कमी आ गई और कीमतें बढ़ गईं। और इसका असर गरीब देशों पर ज्यादा पड़ा होगा। बिल्कुल। सबसे बुरा असर अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के उन गरीब देशों पर पड़ा जो अनाज के इंपोर्ट पर निर्भर हैं।
स्रोत बताते हैं कि कुछ देशों में तो खाने को लेकर दंगे तक की नौबत आ गई ही थी। ऊर्जा और खाने की महंगाई ने ओवरऑल इन्फ्लेशन को हवा दी, अच्छा। जिससे सेंट्रल बैंकों को ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी और आर्थिक मंदी का खतरा बढ़ गया। रूस पर लगे प्रतिबंधों ने भी ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम में उथल-पुथल मचाई। भू राजनीतिक स्तर पर क्या बड़े बदलाव हुए? क्या नेटो कमजोर हुआ जैसा शायद रूस चाहता था, या फिर इसका उल्टा हुआ? यह नतीजा शायद रूस की उम्मीदों के बिल्कुल उलट रहा। स्रोत साफ तौर पर दिखाते हैं कि नेटो कमजोर होने के बजाय और ज्यादा एकजुट और मजबूत होकर उभरा है। अच्छा। ये तो दिलचस्प है। हाँ। रूस के हमले ने संगठन में एक नई जान फूंक दी। सबसे बड़ा उदाहरण तो फिनलैंड और स्वीडन का है। ये दोनों देश दशकों से मिलिट्री नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी पर चल रहे थे। हाँ, तटस्थ थे वो तो। बिल्कुल। लेकिन रूस के खतरे को देखते हुए उन्होंने अपनी ऐतिहासिक तटस्थता छोड़ दी और नेटो की सदस्यता ले ली। इससे बाल्टिक सागर के इलाके में नेटो की स्थिति काफी मजबूत हुई। अमेरिका ने यूरोप में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाई और सदस्य देशों ने अपने डिफेंस बजट बढ़ाने का संकल्प लिया। यूरोपीय संघ ने भी अभूतपूर्व एकता दिखाई, रूस पर कड़े प्रतिबंध लगाए और यूक्रेन को काफी आर्थिक और मानवीय मदद दी। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है शायद, रूस चीन नजदीकी। हाँ, वो दूसरा पहलू है। स्रोत बताते हैं कि इस संकट ने रूस और चीन को और करीब ला दिया है। दोनों देश पश्चिमी, खासकर अमेरिकी दबदबे वाली विश्व व्यवस्था को चुनौती देने में एक साझा हित देखते हैं। तो एक नया ब्लॉक बन रहा है। हाँ, ये एक नए तरह के शक्ति ध्रुवीकरण का संकेत है जो आने वाले वक्त में ग्लोबल पॉलिटिक्स को शक्ल देगा। और सुरक्षा नीतियों पर क्या असर रहा? क्या दुनिया भर में सेनाओं और हथियारों पर खर्च बढ़ा है? और वो परमाणु युद्ध का खतरा, क्या वो वाकई बढ़ गया है? हाँ, सुरक्षा के माहौल में एक बड़ा बदलाव आया है। स्रोत कंफर्म करते हैं कि कई देशों ने अपनी डिफेंस तैयारियों और खर्च का दोबारा मूल्यांकन किया है। जर्मनी, जो दशकों से डिफेंस खर्च पर काफी संभल कर चलता था, हाँ, जर्मनी की पॉलिसी तो काफी अलग थी। बिल्कुल, उन्होंने अपनी नीति में एक ऐतिहासिक बदलाव किया। 100 बिलियन यूरो का स्पेशल डिफेंस फंड घोषित किया और अपना रक्षा बजट जीडीपी के 2% तक बढ़ाने का वादा किया। अच्छा। पोलैंड और बाल्टिक देश जैसे पूर्वी यूरोपीय राष्ट्र अपनी सेनाओं को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश भी अपनी सुरक्षा रणनीति पर दोबारा सोच रहे हैं। और परमाणु हथियारों वाली बात? हाँ, वो चिंता की बात है कि न्यूक्लियर वेपन्स का जिक्र फिर से इंटरनेशनल चर्चा के केंद्र में आ गया है। स्रोत बताते हैं कि रूसी अधिकारियों ने बार-बार परमाणु हथियारों के संभावित इस्तेमाल की इनडायरेक्ट धमकियां दी। इसने कोल्ड वॉर के बाद से जो डर दब गया था, उसे फिर से जगा दिया है। हालांकि एक्सपर्ट्स मानते हैं कि असली न्यूक्लियर वॉर का खतरा अभी भी कम है, लेकिन इस बारे में बात का वापस आना ही अपने आप में खतरनाक है और ग्लोबल सिक्योरिटी के माहौल को अस्थिर करता है। अब आते हैं भारत पर। इस पूरी उथल-पुथल में भारत ने क्या भूमिका निभाई? हमारे स्रोत भारत के स्टैंड और उस पर पड़े असर के बारे में क्या कहते हैं? भारत के लिए ये सिचुएशन एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक चुनौती थी और स्रोत बताते हैं कि भारत ने बहुत सावधानी से बैलेंस बनाने की कोशिश की, जिसे अक्सर स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी या रणनीतिक स्वायत्ता कहा जाता है। हाँ, ये टर्म काफी इस्तेमाल हुआ है। हाँ, देखिए, भारत के रूस के साथ दशकों पुराने टाइम टेस्टेड डिफेंस और स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं। रूस भारत का सबसे बड़ा हथियार सप्लायर रहा है। इन्हें वो एकदम से खत्म नहीं करना चाहता था। सही। दूसरी तरफ पिछले कुछ सालों में भारत के अमेरिका, यूरोप और दूसरे पश्चिमी देशों के साथ रिश्ते लगातार मजबूत हुए हैं। खासकर चीन के बढ़ते प्रभाव को बैलेंस करने के लिए भारत क्वाड जैसे ग्रुप्स का हिस्सा है। हाँ। इसलिए स्रोत बताते हैं कि भारत ने एक बीच का रास्ता चुना। उसने यूनाइटेड नेशंस में रूस की निंदा करने वाले प्रस्तावों पर वोटिंग से परहेज किया ताकि रूस नाराज ना हो। लेकिन साथ ही भारत ने लगातार डिप्लोमेसी और बातचीत के जरिए सीज फायर और समाधान की वकालत की। प्रधानमंत्री मोदी ने रूसी और यूक्रेनी राष्ट्रपतियों से बात की और कहा कि यह युद्ध का युग नहीं है। भारत ने यूक्रेन को मानवीय सहायता भी भेजी। तो एक तरह का संतुलन साधने की कोशिश। बिल्कुल, ये एक मुश्किल संतुलन था। पश्चिमी देशों ने इसकी आलोचना भी की, लेकिन भारत अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देता रहा। और आर्थिक मोर्चे पर क्या हुआ? कोई सीधा फायदा या नुकसान? हमने सुना कि भारत ने रूस से सस्ता तेल खरीदा। स्रोत इसकी पुष्टि करते हैं? हाँ, आर्थिक पहलू बहुत महत्वपूर्ण रहा है। स्रोत कंफर्म करते हैं कि जब पश्चिमी देशों ने रूसी एनर्जी पर बैन लगाना शुरू किया
और इंटरनेशनल मार्केट में रूसी तेल के खरीदार कम हो गए तो रूस ने भारत और चीन जैसे देशों को भारी डिस्काउंट पर कच्चा तेल बेचना शुरू कर दिया। अच्छा। भारत, जो अपनी जरूरत का 80% से ज्यादा तेल इंपोर्ट करता है और ग्लोबल तेल की बढ़ती कीमतों से जूझ रहा था, उसने इस मौके का पूरा फायदा उठाया। उसने रूस से रिकॉर्ड मात्रा में सस्ता तेल खरीदा। इससे न केवल उसकी एनर्जी सिक्योरिटी को सपोर्ट मिला, बल्कि फॉरेन एक्सचेंज बचाने और महंगाई के प्रेशर को कुछ हद तक कम करने में भी मदद मिली। लेकिन कुछ नुकसान भी हुए होंगे। हाँ, बिल्कुल। इसके नेगेटिव पहलू भी थे। स्रोत बताते हैं कि ग्लोबल एडिबल ऑयल्स, खासकर सूरजमुखी तेल, जिसका बड़ा हिस्सा यूक्रेन से आता था, और फर्टिलाइजर्स की कीमतें बढ़ने से भारत में भी महंगाई बढ़ी। युद्ध की वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन में जो दिक्कतें आईं, उसका असर भारतीय व्यापार पर भी पड़ा। लेकिन कुल मिलाकर देखें तो सस्ते रूसी तेल की खरीद भारत के लिए एक बड़ा आर्थिक फायदा साबित हुई। इस बैलेंसिंग एक्ट और बदले हुए ग्लोबल माहौल में क्या भारत के लिए कोई नए भू राजनीतिक अवसर भी बने? क्या दुनिया में भारत की स्थिति पर कोई असर पड़ा? ये एक दिलचस्प सवाल है और स्रोत इस पर मिलीजुली राय देते हैं। कुछ एनालिस्ट मानते हैं कि भारत की जो बैलेंस्ड पॉलिसी थी और दोनों पक्षों से बातचीत बनाए रखने की जो क्षमता थी, उसने उसे एक खास स्थिति में ला दिया है। कैसे? भारत ने खुद को ग्लोबल साउथ यानी विकासशील और उभरती अर्थव्यवस्थाओं की आवाज के रूप में पेश किया, जो इस युद्ध के आर्थिक नतीजों से सबसे ज्यादा परेशान है। भारत ने तर्क दिया कि विकासशील देशों की खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। स्रोत बताते हैं कि भारत ने शांति कायम करने में एक संभावित मध्यस्थ की भूमिका निभाने की इच्छा भी जताई। अपनी G20 अध्यक्षता के दौरान भी भारत ने इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने की कोशिश की। तो क्या इससे भारत की ग्लोबल प्रोफाइल मजबूत हुई है? शायद हाँ, कुछ हद तक तो हुई है। भारत ने दिखाया है कि वो बड़ी ताकतों के दबाव में आए बिना अपने हितों के हिसाब से स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकता है। लेकिन ये भी सच है कि बड़े ग्लोबल मुद्दों पर एकदम साफ स्टैंड न लेने की आलोचना भी होती है। तो ये एक ऐसा अवसर है जिसे भारत को बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होगा। तो कुल मिलाकर सार यह है कि यूक्रेन रूस संघर्ष सिर्फ एक क्षेत्रीय लड़ाई नहीं, बल्कि एक मल्टी लेयर्ड ग्लोबल क्राइसिस है। इसके पीछे इतिहास है, नाटो का विस्तार है, भू राजनीति है, सांस्कृतिक पहचान की राजनीति है और बड़ी ताकतों की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। बिल्कुल। और इसके नतीजे भी उतने ही दूर तक गए हैं। लाखों लोगों का विस्थापन और उनकी पीड़ा, ग्लोबल इकोनॉमी में उथल-पुथल, एनर्जी और फूड क्राइसिस, नाटो का अप्रत्याशित रूप से मजबूत होना, रूस चीन का और करीब आना और भारत जैसे देशों के लिए मुश्किल डिप्लोमेटिक चुनौतियां और साथ ही कुछ अवसर भी। बिल्कुल सही। अगर हम स्रोतों से मिले सारे धागों को जोड़कर देखें तो ये संघर्ष 21वीं सदी की दुनिया को एक नई शक्ल दे रहा है। ये हमें याद दिलाता है कि दुनिया आज भी शक्ति संतुलन, राष्ट्रीय हित और सुरक्षा की जो पारंपरिक चिंताएं हैं, उन्हीं से चलती है। भले ही हम ग्लोबलाइजेशन और सहयोग के युग की कितनी ही बातें करें। हाँ, ये संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और एक दूसरे के मामलों में दखल न देने के सिद्धांतों के महत्व को फिर से रेखांकित करता है। और स्रोत हमें ये भी बताते हैं कि स्थायी समाधान शायद सिर्फ मिलिट्री जीत हार से नहीं मिलेगा, बल्कि बातचीत से। हाँ, बल्कि डिप्लोमेसी, डायलॉग और सभी पक्षों की जो जायज सुरक्षा चिंताएं हैं, उनको ध्यान में रखते हुए ही निकल सकता है। शायद सबसे बड़ा सबक यही है कि बातचीत के दरवाजे हमेशा खुले रखने चाहिए। और जाते जाते अपनी श्रोताओं के लिए एक सवाल या एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। इस संघर्ष ने जिस तरह दिखाया है कि कैसे ऊर्जा और खाद्य सुरक्षा को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, क्या इसने राष्ट्रीय सुरक्षा की परिभाषा को हमेशा के लिए बदल दिया है? ये सोचने वाली बात है। क्या अब आर्थिक सुरक्षा और संसाधनों पर कंट्रोल मिलिट्री सुरक्षा जितना ही या शायद उससे भी ज्यादा अहम हो गया है? और इस बैकग्राउंड में दुनिया भर के जो छोटे और मझोले देश हैं, वो बड़ी ताकतों के बीच बढ़ते तनाव और अपनी रणनीतिक आज़ादी को कैसे संतुलित करेंगे? ये वो सवाल हैं जिन पर आने वाले समय में गौर करना बहुत जरूरी होगा।